हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं रजत जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी क्लास में। और आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैल्यू चेन एनालिसिस। मैं बहुत बहुत श्योर हूं कि आपको ये टॉपिक जो है ये एक तो एग्जामिनेशन में मतलब नए सिलेबस के हिसाब से भी, मैं कह रहा हूँ न्यू सिलेबस के हिसाब से भी, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का ही आता है। ठीक है, सो एक्सपेक्ट कि 3 to 5 मार्क्स की इसकी टेस्टेबिलिटी रहेगी। मतलब या तो एमसीक्यूज में कुछ कुछ क्वेश्चंस करके पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर सीधा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन वैल्यू चेन एनालिसिस पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर जो है उसको कौन से प्रोडक्ट या कौन से सर्विसेज समझ में आते हैं और वो क्या ढूंढ रहा है। इसके चलते मैं चाहता हूं कि कंपनी जो है, कंपनी ये समझने की कोशिश करे कि कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने से क्या क्या वैल्यू ऐड होता है कि एंड में कस्टमर वो प्रोडक्ट का या वो सर्विस का दाम देने के लिए तैयार होता है। और वो कितना दाम देगा और वो क्यों देगा, वो डिपेंड करता है कि उसको वैल्यू कितनी फील हुई है। तो यानी वैल्यू बिल्डिंग का जो काम है वो कंपनी का है, वैल्यू बिल्डिंग का जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन का है, वो फर्म का है या वो कंपनी का है। अब वैल्यू कैसे बनाई जाती है इसके बारे में मैं चाहता हूँ आप एक छोटा सा वीडियो देखें, पूरी केस स्टडी की तरह समझेंगे और फिर जाकर के ना धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे उसी के इन एंड अराउंड, जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो बहुत दुरुस्त तरीके से हो जाए। तो मैं ज़रा सा अपनी ओर से ये शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी तरफ पे और हम इसे वो स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जानू, ये रही आपके सामने फार्माटेक की रीसेंट इनोवेशंस। ये आपकी पेट दर्द की टैबलेट है और ये आपकी है कफ सिरप। देखिए, मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तेरे अलावा और कोई नहीं जानता बेटा। बस आपका आशीर्वाद और चाहिए। आपका इतना नाम है सर, आप आशीर्वाद दे दे बस हमें। शहर के सारे डॉक्टर अपना अपना अप्रूवल दे देंगे। हमारा ड्रग हर स्टोर में बिकेगा सर। मिस्टर रवि, आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल ही नहीं पाएगा। देखिए, पेट दर्द और कफ जैसी आम बीमारियों के लिए मार्केट में इससे सस्ते ऑल्टरनेटिव्स हैं और वो काम करते हैं। देखिए, आपको मैं सालों से जानता हूँ, इसलिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, पर मुझे नहीं लगता फार्माटेक के प्रोडक्ट इस मार्केट में चल सकते हैं। बहुत ज्यादा दाम है इनके। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ दूँ। ठीक है, तुम जॉब छोड़ दो और मैं मेड को बोल दूंगी कल से मत आना। सुब्बू, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ। रवि, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। रानी बड़ी हो रही है, अगर तुमने वो बिजनेस खोला और डूब गया तो हम तुम्हारा लोन और रानी का फ्यूचर मैं कैसे संभालूंगी अकेले। सुब्बू, ट्रस्ट मी, I can crack this market. I will not disappoint you. I promise. ठीक है बाबा, कर लो। Yes. बोल भाई, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ यार, तू बता। एचआर लॉजिस्टिक्स के मालिक। कंपनी तो पापा की है, हम तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं। रौनक, अपना बिजनेस बनाते हैं, चल। 10 साल पहले तू ये बात करता ना भाई, तो मैं तेरे को पप्पी देता, गीली वाली। उस टाइम तो तू अपनी आईटी जॉब करने चला गया और मेरे सारे सपने उधर ही दफन हो गए। यार, मुझे नहीं पता था बिजनेस कैसे बनाते हैं, मेरे पास कोई फैमिली बैकिंग भी नहीं थी, मैं डरा हुआ था। क्या करता मैं, तू बता। अभी बिजनेस करना समझ में आ गया है भाई, पर तेरे बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार मेरे साथ खड़े हो जा भाई, दोनों भाई कुछ बड़ा करेंगे। साले बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उस टाइम क्या हो गया था तेरे को? अगर अपन दोनों साथ में होते तो क्या क्या नहीं कर सकते थे, पर तूने शायद सही किया था। अपन पहले बेवकूफ से थे यार, क्या ही बिजनेस बनाते अपन। पर अब तेरे भाई ने लॉजिस्टिक्स में नाम कमा लिया है, टेंशन मतलब तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया, बस बता दूं तुम्हें, मैं अभी जॉब छोड़ रहा हूँ यार।
अरे भाई ऐसा क्या हो गया, हमारे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को जॉब छोड़नी पड़ रही है। राकेश, यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड। जो भी तुम्हारे साथ फार्मा टेक में हुआ वो गलत था और मैं उस टाइम चुप रहा, ये मेरी गलती थी। सर वापस उस कंपनी में मैं नहीं जाऊंगा। तो सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाना भी मत। राकेश, मैं एक नई कंपनी खोल रहा हूँ, R&D डिपार्टमेंट को उसके तुम हेड करोगे। आई ट्रस्ट यू राकेश, तुम मेरी कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। तुम्हारी कैपेबिलिटी पे मैं इन्वेस्ट करूंगा। तुम जो बोलोगे वो तुम्हें ला कर दूंगा, जो इक्विपमेंट बोलोगे, जो टेक्नोलॉजी बोलोगे वो ला कर दूंगा तुम्हें। मोस्टली फैक्ट्री में फंक्शंस ऑटोमेटेड हैं, बट वी स्टिल नीड पीपल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, R&D डिपार्टमेंट, पैकेजिंग के लिए वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लोग हायर करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री से मुझे याद आया, रॉ मटेरियल के सप्लायर से बात हुई या नहीं हुई? यार तेरे भाई ने क्या बोला था कि प्रोक्योरमेंट तेरा भाई संभालेगा। बात हो गई है। जैसे तू मेरा भाई है ना, उसको भी मैंने अपना भाई बना लिया। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, एकदम स्मूथ होगा अपना प्रोसेस, मेरी गारंटी। बोल, अभी डील साइन कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, सप्लाई चेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मार्केट में घुसेंगे, सो वी हैव टू पुट इन अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। फार्मा टेक में बहुत सारी वीकनेसेस थी जिसकी वजह से वो कंपनी डूब गई। हम उन्हीं वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। मार्केट में फार्मा टेक का नाम पहले था, पर धीरे धीरे वो कम हो रहा था। तो प्रोडक्ट उनके कम लोग खरीद रहे थे, पर कंपनी ने अपना रेट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करा, तो उनको वेस्टेज बहुत होता था। इसलिए हम यूज करेंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। तो जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है वाइल्स का, हम वो रिले कर देंगे डायरेक्टली टू आवर रॉ मटेरियल सप्लायर्स, व्हिच थैंक्स टू रोशन, वो हमारे भाई जैसे हैं। सो वी विल गेट रॉ मटेरियल्स इन नो टाइम एंड देन ओनली वी विल स्टार्ट आवर ऑपरेशंस, सो वी विल हैव नो वेस्टेज। फार्मा टेक अपनी कॉस्ट की वजह से मारा गया था। एफिशिएंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे और उस कॉस्ट को नीचे लाएंगे, और ऐसे हम मार्केट में रेलेवेंट होंगे। बट मार्केट में रेलेवेंट होना और RRR फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड होना बहुत अलग है। हमारा ब्रांड तभी बन पाएगा जब हम मार्केट में ऐसी इनोवेशंस ला पाए जो कि इंडिया ही नहीं दुनिया के हर घर में यूज होती है। और ये सपना तुम पूरा कर सकते हो राकेश। पर क्या मैं ये कर पाऊंगा? राकेश, हमारा मार्केट जेनेरिक दवाइयों का है और मुझे पता है तुम बना सकते हो। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। मैं सर्विस डिपार्टमेंट संभाल रहा हूँ। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मेरी प्रायोरिटी पर है। अगर हमारी ड्रग का कोई साइड इफेक्ट आता है, हम उसे R&D डिपार्टमेंट को बताएंगे। R&D डिपार्टमेंट चेंजेस करेगा, फिर हम फिर से लॉन्च करेंगे। तो राकेश, मार्केट हमसे बेस्ट निकाल लेगा। बस हमें ट्राई करते रहना है, रेडी रहना है। Hello everyone, my name is Shabaski. I am here with Mr. Roshan, one of the founding members of Triple R Pharmaceuticals. Let's ask him why the company name is so stupid. बड़े मजाक है। एक्चुअली तीनों फाउंडर्स के इनिशियल्स को जोड़कर ये नाम बनाया गया था, रवि, राकेश, रोशन। Where are you taking me, Mr. Roshan? हमारे R&D के स्पेशल प्रोजेक्ट में जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे वो हमें यहाँ पे मिल रहे थे। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया, मैंने डील साइन करी, पहला ऑर्डर लिया। अभी देख सकते हैं आप जेट में सब लोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग हैदराबाद जाएंगे जहाँ मैं आपको हमारी फैक्ट्री दिखाऊंगा। We are here at Pharmaceuticals. Entry, please. देखिए, किसी भी वाइल की फॉर्मेशन के लिए हमें 10 to 15 प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती है, जैसे ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, कंप्रेशन। उसके बाद जाके हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है।
We strive to develop solutions that improve lives and transform healthcare. With over 5,000 medical professionals entrusting us, we have established ourselves as a trusted leader in healthcare industry. Join us on our journey to a healthier world. डॉक्टर जानू, ये रहा हमारा नया प्रोडक्ट। आपकी कंपनी इतनी जल्दी मार्केट क्रैक कर लेगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। देखिए, मार्केटिंग एंड सेल्स तो मेरी रोजी रोटी थी। मार्केट में काफी कनेक्शंस भी थे मेरे, तो बस एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था हमें, वो हमारी टीम ने हमें ला कर दे दिया। ये वाला भी बढ़िया लग रहा है मेरे को तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से। आपको रियलिस्टिक डेट ऑफ डिलीवरी ही मिलेगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारी सर्विस को कांटेक्ट कीजिएगा। ये राकेश सर भी ना रोज कुछ ना कुछ नया मंगाते रहते हैं। पूरी इन्वेंट्री भर गई, कहाँ रखूं इसे? मनु नया बैच निकाल दे और उसको ट्रक में लोड कर दे। कमाल है सर, ना कभी यहाँ पे स्टॉक आउट होता है, ना कभी यहाँ पे एक्सेस इन्वेंट्री होती है। बस बेटा भाई का जलवा है। चल सामान डाल दे तू ट्रक में। I have Mr. Goyal with me. Mr. Goyal, whom do you give credit for the success of the company? इस वेंचर को सफल बनाने के लिए बहुत लोगों ने अपना खून पसीना खर्च किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारी पूरी टीम का। इस कंपनी ने एक सपना देखा था कि इसके प्रोडक्ट हर घर में यूज हो, और ये सपना राकेश ने पूरा करा। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका लोग लाभ उठा पा रहे हैं, वो एक दिन इस आदमी की लैब में बन रहे थे। मिस्टर राकेश, स्माइल प्लीज। दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। ओके, तो ये एक बहुत ही सुंदर सा, मैं आपको कहूँ कि हम लोगों ने कोशिश करी आपको डेपिक्ट करने की कि व्हाट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। एक चीज़ जो वीडियो के अंदर बहुत खास समझ में आ रही थी वो ये थी कि देखो, अगर आप पहले वाली एंटिटी देखेंगे ना, जो थी फार्मा टेक हमारे केस में, उस फार्मा टेक एंटिटी के अंदर आप लोगों ने ये देख लिया था कि देयर वाज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का बहुत प्रॉब्लम था। ठीक है, तो सिंस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत अच्छा था। मार्केटिंग एंड सेल्स वाला तो बंदा वही था जिसने अपनी नई कंपनी खोल ली जाके, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट ही घटिया था, प्रोडक्ट पे ही काम ढंग से नहीं कर रखा था, प्रोडक्ट के अंदर मैनेजमेंट ही ठीक नहीं था। मतलब देखो, अगर आप मेजर प्रॉब्लम निकालो तो प्रोडक्ट का एक तो इनोवेशन का इशू था। ठीक है, और वो कह भी रहा था कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हो लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ठीक है, आप देख सके तो उसका प्रोडक्शन का भी इशू था कि बहुत ज़्यादा बना रहे थे, प्लस उसका लॉजिस्टिक्स का इशू था ही, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको इधर उधर लेके जाना भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, आपके लिए अगर मैं सिंपल टर्म्स में बता दूँ तो लॉजिस्टिक्स क्या होता है? स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो, बहुत सिंपल चीज़ से बता रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, अच्छा सर, एक तो स्टोरेज एंड मूवमेंट होता है जब हम सप्लायर से अपनी फैक्ट्री या अपने बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं गुड्स को। तो मैंने कहा हम इनसाइड द बाउंड्री लेके आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इनबाउंड। और अगर हम अपनी फैक्ट्री से बाहर लेके जा रहे हैं, यानी बेचने के लिए या फर्दर आगे स्टोर करने के लिए, कोई शोरूम पे लगाने के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स तेरा भाई संभाल लेगा करके, वो जो हमारे साथ में राकेश था वो संभाल रहा था। ठीक है, नाउ मैं आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, कोई भी धंधा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कोई भी धंधा स्टार्ट करने से पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप देखें तो सबसे पहले उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई, उसके बाद उन्होंने क्या करा? उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा। क्या करा? उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करा। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो और क्या करा? तो वो उसके साथ साथ जो भी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी वो लेके आए। इफ़ यू रिमेंबर द वीडियो ऑल्सो, आप शुरुआत में ही देखते हैं कि वो दिखाते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड है, और फाइनली हम ये कर रहे हैं। और फाइनली वो बात करते हैं कि ये सब हो जाए, अगर ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए तो हम प्रोडक्शन रेडी तो हैं, लेकिन क्या हमारी डीलिंग्स हो गई क्या? यानी कि हमें प्रोक्योरमेंट भी तो ढूंढना है भाई। हाँ या ना? अरे मैं सामान कहाँ से लाऊंगा, ये कहाँ डिसाइड होगा? यहीं तो डिसाइड होगा। ठीक है, मैं किससे लूँगा, किससे क्या करवाऊंगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। जैसे कि ये मैं हूँ आरजे,
ठीक है, मेरा कोचिंग का धंधा चलता है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले मेरे को कोचिंग का धंधा करने के लिए पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एक कमरा, एक जगह की जरूरत है, सबसे पहली बात। हाँ सर, उसके बाद आपको जो भी स्टूडियो के अंदर सामान चाहिए था आपने वो लगाया, ह्यूमन रिसोर्स मैं खुद आया, खुद, ठीक है। हाँ, और प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब देखो मेरा डीलिंग हुआ होगा, डीलिंग किन किन से हुआ होगा? एक तो वो लोग जो हमारे लिए बुक्स प्रिंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? बुक्स प्रिंटिंग करते हैं। एक वो लोग जो हमें पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह देते हैं। एक वो लोग जो हमारे को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं, उन सबसे हमारी डील्स हुई होंगी कि देखो हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, एक एक कस्टमर जब आए तो ऐसा हो, और साथ के साथ एक कोरियर, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 3-4 चीजें हम लोगों ने प्लग इन करी होगी और हमने कहा कि हम आपसे डील कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का मतलब है डील करना, यानी ऑर्डर प्लेसमेंट तक जाना, ठीक है, ऑर्डर प्लेसमेंट तक जाना। इसके लिए जैसे अब अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा तो हो गया सर्विस, तो हमारे लिए क्या हो गया? फॉर रॉ मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का ऑर्डर देने के बाद काम चालू होगा ना। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया, टेक्नोलॉजी लगा ली, ह्यूमन रिसोर्स ला दिए, अब फाइनली रॉ मटेरियल का ऑर्डर जाएगा, उसके बाद से वैल्यू एडिशन एक्चुअली स्टार्ट होगी। एक तो रॉ मटेरियल किस तरह से आता है, किस तरह की सुविधाओं में लाया जाता है, किस तरह से उस पर प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से वो जाता है, किधर को प्रेजेंट होता है, यानी मार्केटिंग एंड सेल्स कैसा होता है, और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी होंगी, उसी के बेसिस पे तो होगा। तो यानी ये सारी चीजें कौन सी हो गई? ये सारी चीजें हो गई जो हमें बिफोर प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? ऑल दीज नीड टू बी रेडी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिफोर प्रोडक्शन ऑल दीज नीड टू बी रेडी। सर वीडियो में भी था क्या ये? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल था। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वो यहाँ पे कहीं समझा रहे हैं, आप जरा देखेंगे ना थोड़ा सा आगे चल के, इधर किधर, इधर किधर, इधर किधर, ये सारे लोग इकट्ठे कर लिए। तो आप देख रहे हो कि बड़ा अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चल रहा था, लोग इकट्ठे करे, पहले डिसाइड करा कि कौन फाउंड करेंगे, ये सब होगा, कैसे होगा, फिर यहाँ से फैक्ट्री बनना चालू हुई। मोस्टली फैक्ट्री में फंक्शंस ऑटोमेटेड हैं, बट वी स्टिल नीड पीपल लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, R&D डिपार्टमेंट। पैकेजिंग के लिए वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए लोग हायर करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री से मुझे याद आया, रॉ मटेरियल के सप्लायर से बात हुई या नहीं हुई? यार तेरे भाई ने क्या बोला था कि प्रोक्योरमेंट तेरा भाई संभालेगा। बस बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने देखा, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आई बिलीव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हमारा जितना भी यार बेस डिस्कशन था हो गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या क्या काम होना था। तो आप देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, टेक्नोलॉजी तैयार है, टेक्नोलॉजी सेट है जिससे काम होना है, ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए हैं, और हमने अपने आसपास वालों से, सप्लायर्स वगैरह से डील्स भी कर लिया, अपने लोगों ने डिसाइड कर लिया, नेगोशिएट करके रख लिया है कि हम ऑर्डर देंगे, आप ये दे देना, हम ये करेंगे, आप ये दे देना, हम ये करेंगे, आप ये दे देना। काम करने का जो बेसिक सिस्टम है वो डल गया है, ठीक है। देखो एक तो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम से रटा देता हूँ और आप बोलते हैं कि अच्छा सर रटाते बड़ा अच्छा हो। एक होता है कि हम कॉन्सेप्ट खुद ही बिल्ड कर ले, बहुत ज़्यादा आसान काम है। अब देखो, अब कहानी क्या है, मान लो होटल है, होटल, अब आप होटल भी जाते हो, होटल में आपको मान लो सर्विस लेनी है, आप गए, तो क्या आप नहीं देखते कि सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखते? क्या ये वैल्यू ऐड नहीं करता? अरे यार कितना सुंदर होटल है, ऐसे देखते हो? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू ऐड नहीं करता? जी बिल्कुल करता है। क्या वहां पे कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देख सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देख सकते हैं? कार्ड की एंट्री देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, वो सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है ना, कि कितने सेफ एंड सिक्योर आप वहां पे फील कर पा रहे हैं। क्या वहां पे आपको ह्यूमन रिसोर्सेज दिखते हैं? हाँ जी, HRM तो वहाँ हो ही रहा है। और प्रोक्योरमेंट आपका वैसे देखे तो किचन के लिए, हाउस कीपिंग के लिए उनको बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कई लोगों की तो साहब इच्छा ही होती है, मतलब वो तो पहुंचे होटल में और बोले कि क्या करो, नहाएंगे हम, कितनी बार नहाएंगे? 6 बार नहाएंगे। हाँ, तुरंत बोलेंगे हाउस कीपिंग साबुन का सेट भेजना, रख दिया बैग में। फिर बोला 2 घंटे बाद कि हाउस कीपिंग साबुन का सेट भेजना तो जरा है ना। हाउस कीपिंग अगली बार बोल रहा है कि डाइपर वाइपर दे दें, तुम लोग क्या कर रहे हो मतलब, ठीक है। हाँ, ना ही धोए जा रहे हो बार बार, इतने कितने गंदे हो रहे हो, उनको डाइपर वाइपर के सेट दे दो भाई, ठीक है। तो 5-5, 6-6 बार भर के लाएंगे, फिर घर में ले आएंगे, फिर उसको यूज नहीं करेंगे, उसे सजा के रखेंगे कि अब अगली ट्रिप पे जाएंगे तो वहां यूज करने में काम आएगा। बाई चांस वहां होटल नहीं मिली और हमें सड़क पे नहाना पड़ा तो, हाँ है ना। हाँ, ये प्लानिंग है हिंदुस्तानियों की। तो अब वो इकट्ठा कर रहा है वो सारा सामान,
फिर वो अगले होटल में जाएंगे, वहाँ से भी इकट्ठा कर लेंगे। तो ऐसे करते 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 1 साल बाद एक्सपायर होते हैं, फिर गाड़ियाँ धुलती है उससे। मैंने तो यही देखा है, मतलब अभी तक मेरे घर में, तो बाकी अलग कहानी है। चलो ठीक है। तो खैर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि दीज आर ऑल नोन एज सपोर्ट एक्टिविटीज़। दीज आर ऑल नोन एज सपोर्ट एक्टिविटीज, मतलब बिजनेस चालू करने से भी पहले ये सब शुद्ध तैयारी हो जानी चाहिए। बोलते हैं ना भाई, पूजा स्टार्ट करने से पहले सामग्री सारी ला के रख दो, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दो, फिर पूजा स्टार्ट होती है, मतलब ये सब रख दो, ठीक है ना। कुमकुम होगा तो कुमकुम लगाया जाएगा ना, भाई सिंपल सी बात है। तो ये सारा काम हो गया। अब क्या होगा, अब प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी। नाउ लेट्स लुक एट इट। बेसिकली मैं एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, एक तो सपोर्ट एक्टिविटीज़, पहले कौन सी एक्टिविटीज की जाएंगी, पहले सपोर्ट की जाएंगी। यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ह्यूमन रिसोर्स लाए, टेक्नोलॉजी बनाई, प्रोक्योरमेंट करा, बहुत बढ़िया। ये सब वैल्यू ऐड करते कि नहीं करते? क्या एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है? तो आप कहेंगे हाँ जी। सर क्या एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स एक टेक्नोलॉजी को चला सकता है? बोले हाँ जी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तीनों सपोर्ट एक्टिविटीज भी आपस में लिंक्ड है। मतलब एक अच्छा करेगा तो चांसेस हैं कि दूसरा भी अच्छा करे। उसके बाद फाइनली हम लोगों का ऑर्डर प्लेस हो गया, तो हम बोलेंगे कि ठीक है प्लेस हो गया, तो वो हमारे गोडाउन के अंदर लाया जाएगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की एंट्री होगी, और फिर उस पर काम होके क्या बनेगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की क्या होगी, एग्जिट होगी। एग्जिट के बाद क्या, मार्केटिंग एंड सेल्स, जो कि आपने एंड में भी देखा, वो बंदा वापस भी जाता है उसी डॉक्टर के पास और वो बोलता है आप लोगों ने बहुत पकड़ बना ली। और एक हो गई आपकी सर्विस। सर्विस के अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी आ गई। जैसे अगर टीवी बेचा जाता है तो टीवी फिट करने वाले लोग भी आते हैं, ठीक है। जैसे अगर फ्रिज लगाए जाते हैं तो फ्रिज भी असेंबल करने के लिए लोग आते हैं। जैसे कि और भी कोई चीज़ें बेची जाती हैं आज की डेट में, तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तो बात है ही। अब मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें मिला के एक टोटल वैल्यू ऐड करती हैं, जो कि ये है, आपको दिख रहा है फुल, ये जो पूरा ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, मैं कहूँ कि अगर ये सारी मिलाकर ये वैल्यू ऐड करती हैं, तो कस्टमर से उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन और चाहते हैं हम। अगर उसको लग रहा है ना कि सीरियसली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमें देगा। बहुत सिंपल सी बात है। सर इन्हें कहा गया है प्राइमरी एक्टिविटीज़। मैंने कहा हाँ जी, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट पे मेनली वैल्यू इन 5 चीज़ों ने ऐड करी है, और सपोर्ट एक्टिविटी, इनके बिना काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे। तो सबसे पहले जो माइकल पोर्टर ने कहा, माइकल पोर्टर कौन था सर? माइकल पोर्टर कोई गधा आदमी नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे भी पढ़ना चालू करते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा न्यूटन ने ये बताया था, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार न्यूटन की क्यों सुननी हमें, ठीक है, न्यूटन कौन ही है। तो मैं बता दूं, माइकल पोर्टर जो है, माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी हेड है ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब आज भी प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी इज्जत है उनकी, और माइकल पोर्टर हेड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, राइट। माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी हेड है, इन्होंने दी है स्ट्रैटेजी, वो बता रहा हूँ। हैरी पॉटर मत करके आ जाना, ठीक है। इसके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। ओके, नाउ जब मैं ये बात कहता हूँ कि माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी हेड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इज्जत बढ़ता है कि चलो पढ़ रहे हैं तो कुछ लग भी रहा है। तो इन्होंने सपोर्ट एक्टिविटीज़ को डायग्राम में पहले क्यों डाला? डायग्राम को नीचे से ऊपर नहीं पढ़ना है, ऊपर से नीचे ही पढ़ना है, बिल्कुल ठीक लिखा है। कई लोग तो यही कंफ्यूज कर लेते हैं कि नहीं नहीं, अपन तो डायग्राम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, प्राइमरी पहले फिर सपोर्ट बाद में। इनफैक्ट आप अगर देखें भी तो जिस तरह से लिखा हुआ गया है आगे, मतलब जिस तरह से लिखा है, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ पहले समझाई गई हैं और सपोर्ट एक्टिविटीज़ बाद में समझाई गई है। हम सपोर्ट एक्टिविटीज़ को पहले समझेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को बाद में पढ़ लेंगे, चलेगा ऐसा? क्योंकि हमें लगता है ऐसा कि आप वैसे ही समझे जैसा समझना चाहिए तो बेटर होगा, ठीक है। तो बिजनेस के ट्रू सेंस में जाओगे ना, तो सपोर्ट एक्टिविटीज़ विल बी डेवलप्ड फर्स्ट। तो एक तो नोट लिखेंगे, ठीक है। सपोर्ट एक्टिविटीज़ are undertaken first, thereafter primary activities can take place। प्रोक्योरमेंट जहां लिखा है वहां लिखेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ऑर्डर देना क्या है, सप्लायर से नेगोशिएट करना क्या है, सप्लायर से डील करना क्या है, प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। और ये जो हुआ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज
एंड मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये यहाँ है। क्या सर इन सारी एक्टिविटीज़ ने वैल्यू ऐड करनी ज़रूरी है क्या? मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा लिख लो। एक होता है ना कि कहीं भी लिख के मतलब थोड़ा सा डायग्राम के आसपास आजू बाजू आप भी एडजस्ट कर लो, ठीक है। सर ये वैल्यू चेन समझना तो बड़ा आसान है। देखो अगर गुड्स ऑर्डर हो रहे हैं और कुछ रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो जिस तरह से लाया जाता है, जितने टाइम में लाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ ना एक डेयरी चलती है पथमेड़ा नाम से, ठीक है ना। जगह है राजस्थान में जहाँ ना शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का दूध मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे बहुत सारी जर्सी काउस वगैरह का तो मिल्क वगैरह मिलता है, लेकिन वो बेकार होता है, मतलब नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो अब क्या हुआ, मेरे घर में घी ना पथमेड़ा से आ रहा है, ठीक है ना। तो घी तो वहाँ से आता है, लेकिन जब मिल्क की बात होती है तो वो मिल्क हमने एक बार ट्राई करा कि चलो मंगाते हैं वहाँ से। तो अब लॉजिस्टिक्स का इतना बड़ा लोचा है ना, उनका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब जब तक वो मिल्क निकलता है और जब तक यहाँ तक पहुँचता है, हमारे तक पहुँचता है, तो क्या हो जाता है, मिल्क खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब खारापन आ जाएगा। अगर मिल्क थोड़ा भी पुराना हो जाता है या उसको ज़्यादा गर्मी लग जाए मिल्क को, तो खारापन आना चालू कर देता है उसमें, तो उसको खारापन आ जाता है, ठीक है। तो मिल्क बेकार हो गया, तो हमने मिल्क वहाँ से लेना बंद कर दिया। हाँ, घी क्योंकि वो वहीं पे बनता है, वहीं से होता है, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, तो घी आराम से लाया जाता है, घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी आर यूजिंग दैट घी, लेकिन हम लोगों ने मिल्क यूज़ करना बंद कर दिया। लेकिन अगर यही लोगों के पास में टेक्नोलॉजी अच्छा होता, ठीक है, यही लोग अपना प्रोक्योरमेंट थोड़ा अच्छा करते मटेरियल का, तो हो सकता है ये लोग क्या डेवलप कर सकते थे, टेट्रा पैक डेवलप कर सकते थे। और अगर टेट्रा पैक डेवलप कर लेते तो मिल्क की जो क्वालिटी है या मिल्क की जो गुणवत्ता है वो कई हफ्तों तक मेंटेन करी जा सकती थी, तो फिर इनको ये लॉजिस्टिक्स इशू भी कट जाता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज भी एक दूसरे से लिंक करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, क्या दो सपोर्ट एक्टिविटीज भी आपस में लिंक करती है? मैंने कहा जैसे कि अच्छा टेक्नोलॉजी होगा तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए आसान हो जाएगा, या ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो टेक्नोलॉजी बेहतर समझ पाएगा, या आप अच्छी टेक्नोलॉजी रख पाएंगे। क्या सर दो प्राइमरी एक्टिविटीज आपस में रिलेट करती हैं? बिल्कुल। जितना अच्छा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो जाएगा, शायद उतना ही अच्छा ऑपरेशंस का क्वालिटी भी रहेगा, ठीक है। जितना अच्छा ऑपरेशंस हो जाएगा उतना अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए रहेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। या जितना अच्छा आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा उतना अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए रहेगा। जितना अच्छा क्वालिटी आके ऑपरेशंस में गया है उतना आफ्टर सेल सर्विस के लिए आसान, मैनेज करना चीजों को समझना। तो आप समझो कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक प्राइमरी एक्टिविटी दूसरी एक प्राइमरी एक्टिविटी से भी रिलेटेड है, एक सपोर्ट एक्टिविटी दूसरी सपोर्ट एक्टिविटी से भी रिलेटेड है, और प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी आपस में भी लिंक्ड है। यानी पूरा वैल्यू चेन में आपको अच्छा करना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू चेन में आपको अच्छा करना पड़ेगा। आप तभी कह सकते हो कि आप चीज सही कर रहे हो। समझ में आ गया क्या? मतलब है ना एकदम सिंप्लीफाइड, और मैं क्या बोलूं, मतलब कहते हैं ना कि इजी पीजी टाइप्स, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। आपको डायग्राम तो एक तो एग्जाम में बना के आना ही है, ठीक है। अब एक एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने ऐसे खींचना है लाइन और ऐसे बना लेना है एरो। वहाँ तो आपको तो लाइंस भी मिलते हैं अपनी शीट में, तो आप आराम से कर पाओगे। फिर आपको क्या करना है, इसको एक एक्सटेंशन दे देना है, ठीक है। एक्सटेंशन ही देना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, और ऐसा कुछ कर लेना है। इसमें 4 भाग बना ले, ठीक है। मैंने थोड़ा इतना सुंदर मेरा नहीं लगेगा, पर तुम्हारा अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो तुम लोग अच्छा ही बनाना, राइट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट थिंग्स, ठीक है ना। मैं ऐसा करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, तुम सबसे पहले लेके आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लेके आएंगे, सबसे पहले लेके आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर क्या लेके आएंगे सर, फिर आप ह्यूमन रिसोर्स ले आए। मैंने कहा जगह आ गई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, यानी लोग भी इकट्ठे कर लिए। अब क्या करो सर, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स को देखते हुए लाना, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया। और फिर क्या बोला कि सप्लायर वगैरह से डील कर लो, यानी प्रोक्योरमेंट कर लो, प्रोक्योरमेंट का काम रेडी कर लो। जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएं उसके बाद आप क्या कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका रॉ मटेरियल ऑर्डर हो गया, रॉ मटेरियल पहले लाया जाएगा, यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। क्या होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। उसके बाद क्या होंगे, उस पर ऑपरेशंस होंगे। फिर क्या होगा सर, बाहर ले जाया जाएगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होगा। फिर क्या होगा, मार्केटिंग एंड सेल्स। और फिर क्या आएंगी,
सर्विसेज, कह लो आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सब कुछ किस पे करना है? एक मार्जिन पे करना है। ये सब कुछ किस पे करना है? एक मार्जिन पे करना है। हो गया काम खत्म। ये सारी हुई सपोर्ट एक्टिविटीज़, ऊपर ही लिखनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले इन्हीं को डेवलप करना पड़ेगा। और ये हो गया सारा का सारा हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़। नाउ देखने को इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखे या कुछ भी दिखे, आप देखो कितना आसान हो जाता है अगर हम अपने तरीके से इसको ढंग से समझ लें तो एक बार, ठीक है। क्योंकि अब देखोगे ना तो आपको बड़ा नेचुरल लगेगा कि हाँ यार मैं धंधा करता तो मैं कैसा करता, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो एनिमेशन है ना, भाई संभाल लेगा। वैसे ही तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारा ये टॉपिक संभाल लिया है। आई बिलीव हम लोग अब जब आगे बढ़े और चीज़ों को देखें तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आने के चांसेस है, ठीक है। तो अभी फटाफट टॉपिक के अंदर क्या लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग ईच एक्टिविटी इन वैल्यू चेन ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आप देख रहे थे हमारे वीडियो में भी कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in the process adds or subtracts value from the end product or service. Value chain analysis has been widely used as a means of describing the activities within and around an organization and relating them to an assessment of the competitive strength of an organization. या फिर कह लो कि उसकी एबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस की बात हो रही है कि अगर वैल्यू चेन अच्छा मैं खुद जनरेट कर पा रहा हूं तो ये एक मेजर स्ट्रेंथ है, लोगों को कॉम्पीट करने में दिक्कत आएगी मुझसे। ओके, Value chain analysis was originally introduced as an accounting analysis to shed light on value added of separate steps in complex manufacturing processes in order to determine where cost improvements could be made or value creation be improved. Now ये सारा जो कहानी लिखा है ये बहुत ही एक बोलते हैं एक समराइज वे में समझाने की कोशिश करी है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात बताई वो किसने बताई? इन महाशय ने बताई, माइकल पोर्टर ने, और ये डायग्राम दे दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने क्या रिकॉग्नाइज करना है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर मच मोर देन अ रैंडम कलेक्शन ऑफ मशीन्स, मटेरियल, मनी एंड पीपल। इन्हीं चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ही चलाना पड़ता है। तो अगर आप ढंग से एक सिस्टम से चीज़ें नहीं चलाओगे, ठीक है, ढंग से एक कोऑर्डिनेशन से चीज़ें नहीं चलाओगे, ठीक है, तो आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ खराब कर देगी। जैसे इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम था हमारा फार्मा टेक के अंदर, उसने हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स भी खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन्वेंट्री लिंगर ऑन होता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि यार अब कैसे भी बेच दो, कम दाम में भी बेच दो, तो क्या होता है, मार्केटिंग खराब हो जाता है, राइट। वही समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, दीज रिसोर्सेज आर ऑफ नो वैल्यू unless deployed into activities and organized into systems and routines which ensure that products or services are produced which are valued by final consumer or user. Okay. और उन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी एक्टिविटीज 5 तरह से जा सकती है और सपोर्ट एक्टिविटीज 4 तरह से देखी जा सकती है। हम लोग सपोर्ट एक्टिविटीज को ढंग से देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहली सपोर्ट एक्टिविटी क्या दे रखी है? प्रोक्योरमेंट। लेकिन हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए? रिवर्स अप, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं पहले ये रीड करूंगा, फिर ये रीड करूंगा, फिर ये रीड करूंगा और फिर ये रीड करूंगा। तो आई होप कि आप लोग डायग्राम का जो रीडिंग है वो प्रॉपर कर पाएंगे। Infrastructure, the systems of planning, finance, quality control, information management, etc. are crucially important to an organization's performance in its primary activities. Infrastructure also consists of those structures and routines of the organization which sustain its culture. तो उन्होंने कहा सबसे पहले सारा का सारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, जो भी आपको फाइनेंस चाहिए, जो भी प्लानिंग चाहिए, जो भी सामान चाहिए, मतलब यार काम करने के लिए जो शुरुआत के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी आ जानी चाहिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो बोल रहा है कि इट इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरिया, सुनना अब यहाँ, विच ट्रांसेंड्स ऑल प्राइमरी एक्टिविटीज। उन्होंने कहा देखो ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा है तो वो सब जगह काम करेगा ना। देखो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होने से लॉजिस्टिक्स अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होने से ऑपरेशंस अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होने से आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो मार्केटिंग एंड सेल्स अच्छा कर पाएगा, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे पाएगा, ठीक है। ये थोड़ी ना कि एक बड़ा सा टीवी खरीदा मैंने 120 इंच का और मैंने कहा यार ये फिट कराना है हमारे ड्राइंग रूम पे। अगले दिन फिटिंग के लिए आया एक बंदा, बोल रहा है भैया टीवी के हाथ देंगे। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग 2 लोग भी नहीं आए क्या? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि टीवी कितने साइज की खरीदी है? कोई 30 इंच का टीवी थोड़ी है कि अकेला एक आदमी लगा देगा। मैं कहा कम से कम तुम 2 लोग तो आते। अरे हाँ या ना। तो आप समझो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह होता है। इनफैक्ट आप देखना कभी होटल जाना, होटल के लिए भी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो जब आप होटल में जाओगे ना तो आप देखना काफ़ी बार ऐसे होटल्स होते हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। आप कह लीजिए जिनका आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं आया, आपको रूम पसंद नहीं आया, कमरा पसंद नहीं आया, लेकिन सर्विस शानदार है। आप उनको फ़ोन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत पोलाइट है, बहुत कर्टियस है, प्लस आपके लिए आगे से आगे सोच रहा है ह्यूमन रिसोर्स कि हम क्या अच्छा कर दें कि कैसे हमारा क्लाइंट खुश हो जाए,
ठीक है ना, मतलब क्लाइंट सेटिस्फैक्शन को बहुत ऊपर रख रहा है, तो आप क्या करते हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बार साइड पे डाल देते हो, कह रहे छोड़ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये इंसान बहुत अच्छा मिला था हमें यहाँ पे, ठीक है, उसकी वजह से हमारा ट्रिप या हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत लेना देना है। तीसरी चीज़ आती है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। तो ऑल वैल्यू एक्टिविटीज़ हैव अ टेक्नोलॉजी। एक नो हाउ को भी टेक्नोलॉजी कहा जाता है, मतलब एक रेसिपी भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हर एक्टिविटी जिसमें वैल्यू एड होती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है, वहाँ पे कुछ नो हाउ आएगा। अब समझो, आप इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं, आपके पास जो ट्रक है या आपके पास जो कंटेनर है, ठीक है, वो फ्रोज़न आइटम्स को कैरी कर सकता है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो ये क्या हुआ, ये भी तो टेक्नोलॉजी हुई, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर तरीका पता है जिससे स्पाइसेस जो है वो लॉन्ग रन में और ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसी मेथड पता है जिससे जो दवाई है, मान लो वो दवाइयों का था, ठीक है, तो जो दवाई है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है, तो ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी नो हाउ है, ठीक है। पैकिंग वैकिंग सब मैटर करता है, तो जहाँ पे भी आप तुम थोड़ा भी नया दिमाग लगा सकते हो वहाँ सब जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ सब जगह पे आ जाएगी टेक्नोलॉजी। अरे कहाँ चला गया, हाँ। तो आई बिलीव कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ आगे देखें तो लास्टली क्या दे रखा है उन्होंने, दिस रेफर्स, प्रोक्योरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द वेरियस रिसोर्स इनपुट्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज, एज सच इट अकर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी रिसोर्स इनपुट्स चाहिए, आपको रिसोर्स इनपुट्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो भी प्रोसेस लग रहा है ना उसको एक्वायर करने के लिए, वो सारा आ जाएगा। रिसोर्सेज खुद आ गए तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो जाएगा, तो रिसोर्सेज आए नहीं है, रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे करना है उसका प्रोसेस बन गया है, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्वायर कैसे करना है उसका प्रोसेस बन गया है। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि हमने मशीन ऑयल ला रखा है, मशीन ऑयल क्या ला रखा है, मशीन ऑयल, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रोक्योरमेंट में, कि हमने वो तैयार कर रखा है जिससे कि हमारा काम ना रुके, ठीक है, तो वो मशीन ऑयल कहाँ जाएगा, प्रोक्योरमेंट में जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे हम गुड्स लेके आ रहे हैं, गुड्स ब्रॉट, तो गुड्स ब्रॉट कहाँ पे आ जाएगा सर, वो तो वहीं आ जाएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, कि आ गए हैं अगर तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, नहीं आए हैं सिर्फ ऑर्डर प्लेस करा है, ठीक है, यानी गुड्स परचेज लिखा है, गुड्स ऑर्डर्ड लिखा है, तो हम कहेंगे कि हमारा सारा का सारा क्या चल रहा है फिर, प्रोक्योरमेंट चल रहा है, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ें, यानी बाकी सारे जो छोटे मोटे इनपुट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सब इकट्ठा करना है इस प्रोक्योरमेंट, ठीक है, लेकिन आप मेजरली वो रिसोर्सेज लेके नहीं आ जाओगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आई बिलीव आपको सारी बातें समझ में आ रही है। देखो ये सब सेट करने के बाद आप ये काम स्टार्ट करते हो, यानी अब आएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सो दीज आर द एक्टिविटीज कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट्स टू द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, तो जितना भी मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, ये सब इसमें आ जाएगा। ऑपरेशंस जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा इन इनपुट्स को फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स जब होंगे तो वो घर से बाहर जाएंगे, ऑफ कोर्स अपनी बाउंड्री से बाहर जाएंगे, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहलाएंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगेन फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट्स दिस वुड बी वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। इन द केस ऑफ सर्विसेज इट मे बी मोर कंसर्न विद अरेंजमेंट ऑफ ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस इफ इट इज़ अ फिक्स्ड लोकेशन। अब स्टेडियम पे पहुंचना कैसे है, अगर उसके लिए भी सेवा बिजनेस ही लगा रहा है तो हम कहेंगे कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि कई जगह स्पोर्ट इवेंट वगैरह तो एक फिक्स लोकेशन पे हेल्ड होते हैं ना, तो उसके लिए बसेस लगाई जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर तक पहुंचने की जो व्यवस्था अगर सरकार ने दी अपने ही लोगों को, तो मैं कहूँगा कि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मैनेज करा के दिया है, ठीक है। ओके, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, तो जहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं दे वुड बी मेड अवेयर कि भाई वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, उसमें सारा एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कहानी सिंपल है। सर्विस के अंदर बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो कि उसकी वैल्यू को इन्हांस या मेंटेन करता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर, सर्विस, कार सर्विस मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, एनुअल सर्विस वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, एनुअल मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा है, देखो डायग्राम पक्का बनाना है, डायग्राम में तो गड़बड़ करनी ही नहीं है अगर एग्जामिनेशन में आता है। तो माइकल पोर्टर कौन है वो समझा दिया था। सबसे पहले सपोर्ट एक्टिविटीज़ पढ़ाई गई, आपको नाम तो सबके याद हो भी गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अंदर का जो कंटेंट है थोड़ा थोड़ा करके एक दो बार पढ़ोगे, एकदम मतलब इसके वर्ड्स भी याद रह जाएंगे, ठीक है, नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। आई बिलीव कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा भी हो गया, साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब जो समझाना था ना वो समझ भी आ गया होगा, ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस